हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का टॉप विषय में। आज बात करने वाले हैं आरपीएफ एग्ज़ाम के बारे में। क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, मेडिकल, फिजिकल, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट भाई हैं जो आरपीएफ में पोस्टेड हैं, तो जानेंगे इनकी क्या स्ट्रेटजी रही एग्ज़ाम की। बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमन भाई आपका। थैंक यू सो मच श्याम। सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन एंड क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। मेरा नाम अमन कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद से हूँ और इस टाइम हम कर्नाटक में आरपीएफ में जॉब कर रहा हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बीएससी मैथ्स से और उसके बाद मैं ये सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है अमन भाई, बॉयज़ के लिए एक पुलिसमैन बनना या डिफेंस लाइन में आना एक बचपन से क्यूरियोसिटी रहती है कि मुझे आरपीएफ में जाना है या पुलिस लाइन में जाना है, आर्मी लाइन में जाना है या अदर किसी लाइन में जाना है। तो आपके अंदर किस चीज़ ने आपको इंड्यूस किया कि मुझे आरपीएफ में एग्ज़ाम में आना चाहिए? देखो श्याम, अभी क्या बताऊँ, मतलब इतना बेरोजगारी चल रहा है कि कोई भी मतलब हर घर में हर इंसान चाहता है कि कहीं न कहीं एक छोटा जॉब करें, बिल्कुल। गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। अगर गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है तो इसके लिए क्या बहुत ही अच्छा है। एक घर में मतलब 8 या 10 लोगों की फैमिली रहती है, तो एक आदमी अगर गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो उन फैमिली को पाल सकता है। तो इसलिए फिर एक चॉइस होती है कि हाँ, अगर यूनिफॉर्म देख के बोलते नहीं है, यूनिफॉर्म अगर किसी ने पहना है तो एकदम जज्बा हो जाता है। तो इसी तरीके से यूनिफॉर्म देखकर ही एक मन में मतलब जागरूक होता है कि हाँ, मैं भी फोर्स में जाऊँ, किसी भी लाइन में जाऊँ। बहुत सारे फोर्स है हमारे, आरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, आसाम राइफल है, आर्मी है। तो इन फोर्सों में जाने की ऑटोमेटिक अंदर से उत्तेजना होती है, उत्साह होता है कि हम इसमें जाएं। ठीक है, आरपीएफ का जो सिलेक्शन प्रोसेस है कितने स्टेज में कंप्लीट होता है? इसका स्टेज फर्स्ट क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है इसका, और दूसरा पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और उसके बाद इसका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू भी होता है जो इतना हार्ड नहीं होता है। तो 3 स्टेप इसके हैं, जो 3 स्टेप को क्रॉस करने के बाद ही ये जॉब प्राप्त होती है। ठीक है, आपने जैसे बताया फर्स्ट रिटन एग्ज़ाम होता है, तो रिटन एग्ज़ाम में कितने सब्जेक्ट आते हैं एंड कितना नंबर का पेपर आता है, कितना समय मिलता है? रिटन एग्जाम में अगर रिटन एग्जाम इसका है तो 3 सब्जेक्ट इसमें आते हैं इस एग्ज़ाम में, जीएस, मैथ और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग जो है वो अच्छा होना है, इसकी अच्छी तैयारी करनी है। और बाकी जीएस तो है ही, जीएस में करंट भी इसके अंदर आता है। तो कुल मिला के सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करनी होती है, तभी इस एग्ज़ाम को क्रॉस कर पाएंगे। जीएस एंड मैथ रीजनिंग कितने कितने नंबर के आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं? जीएस 50 नंबर का आता है, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, और मैथ जो है 35 मतलब 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्किंग के, और रीजनिंग जो है वो भी 35 का रहता है। तो कुल मिला के 120 क्वेश्चन रहते हैं 90 मिनट में। करेक्ट। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी आती है? हाँ, 1/3 का नेगेटिव रहता है। अगर 3 क्वेश्चन आपका कंटिन्यू गलत है, कंटिन्यू भी ना हो, मतलब गलत है, तो आपका एक सही में कट जाएगा। तो इसका 1/3 की मार्किंग नेगेटिव रहता है। ठीक है अमन भाई, सबसे पहले बात करेंगे जीएस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि काफ़ी बड़ा एक सब्जेक्ट है, जिसमें एक करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है, जो कि करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए ऑब्लिगेटरी है। तो जीएस को कैसे कवर करें एंड करंट अफेयर्स भी कैसे पढ़ाएं? कोई डेली नोट डाउन करना चाहिए या कोई यूट्यूब की हेल्प लेना चाहिए, कोई मैगजीन पढ़ना चाहिए? कैसे कवर करना है जीएस सब्जेक्ट? क्योंकि इसमें करंट जो है, जीएस है, जीएस की बुकें भी आती हैं, करंट की भी बुकें आती हैं, तो आप बुक का सहारा लेके आप तैयारी कर सकते हैं। हालांकि आप एक अभी हर जगह कोचिंग भी स्टार्ट है कंपटीशन की, किसी भी लेवल पे जाइए आप, हर लेवल पे कोचिंग मिल रही है, तो आप कोचिंग का सहारा भी ले सकते हैं। अगर इतना बैकग्राउंड अच्छा नहीं, आप कोचिंग नहीं पढ़ सकते, तो आप बुक तो खरीद सकते हैं किसी भी राइटर की। मैक्सिमम हमारे हिसाब से लूसेंट का जो बुक है वो जीके जीएस का मतलब अच्छा है, और नहीं तो बुकें तो सभी अच्छी हैं, लेकिन अगर घर पे तैयारी कर रहे हो तो लूसेंट का बुक आप जीएस का लेके
उसमें तैयारी करें। और रही बात करंट की, जो नए नए क्वेश्चन आते रहते हैं कंटिन्यू, उसकी भी बुकें आती हैं, हर साप्ताहिक है, मंथली का है, तो उसमें आपके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट के बारे में। मैथ सब्जेक्ट एक स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट भी लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए, और मिनिमम बहुत से स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। तो मैथ में सबसे अच्छे नंबर कैसे ऑब्टेन करें? देखो, मेन चीज़ क्या होता है, जिसके पास पहले से ही मैथमेटिक्स है उसके लिए किसी भी एग्ज़ाम में पास करना, मतलब मैथ उसका अच्छा रहेगा। अगर जिसके पास मैथ ही नहीं है, कोई बायोलॉजी से या मतलब हाई स्कूल कर रहा है, इंटर कर रहा है, तो उसका तो मैथ अच्छा नहीं होगा। उसको तो कंपटीशन कोचिंग ही ज्वाइन करके बेस क्लियर करना है फर्स्ट। तो मेन चीज़ क्या है, मैथ के लिए उसी का अच्छा रहेगा जिसका बेस क्लियर है। बेस का मतलब जो है फर्स्ट चैप्टर, और ये क्या है, उसके फार्मूले हैं, परसेंटेज है, और और भी प्रॉफिट एंड लॉस है, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस है, CSI है, ऐसे करके जो भी चैप्टर में है, तो उसमें फर्स्ट क्या है, उनके सभी चैप्टरों के बेस क्लियर होना है। बेस का मतलब क्या है, उसको जोड़ना, घटाना, ये क्योंकि कैलकुलेशन करना। क्योंकि मैक्सिमम क्या है, जहाँ कंपटीशन में क्या है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन उसमें क्या टाइमिंग कम रहता है, तो टाइमिंग की अपेक्षा वो फास्ट करना है। इसलिए वो क्या है, जल्दी जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में क्या है, कुछ लड़के मैथ का क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो ऐसा नहीं, माइंड फ्रेश रखकर आप क्वेश्चन करो, उसी वहीं पर पता चल जाता। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में, तो आप करते करते जब आपका आंसर आएगा, तो आपको उसी टाइम पता चल जाएगा मेरा आंसर मैथ में ठीक है या नहीं है। बाकी का GK GS में आप नहीं बता सकते, कि अगर आपको नहीं मालूम है और आप तुक्का भी मार रहे हो, तो आप नहीं जान सकते कि आपका ये सही है। मैथ रीजनिंग ऐसा है, आप लगाते लगाते मालूम चल जाएगा हमारा आंसर ठीक आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैथ जो है, आप बेस क्लियर करो फर्स्ट। बेस क्लियर करने में आप कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो बुक में एग्जाम्पल लेते हैं उसका सहारा ले सकते हो। कुल मिला के आप किसी भी तरीके से तैयारी करो, लेकिन मन से करो। ठीक है। तो अमन भाई, नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट। रीजनिंग सब्जेक्ट पहले से काफ़ी अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस पेपर सफिशिएंट है, या कोई इसके लिए भी अलग से बुक परचेज करना चाहिए नहीं, बिगनर के लिए? हाँ जी, रीजनिंग जो है, क्या अगर जिसका मैथ अच्छा है उसका रीजनिंग भी अच्छा रहेगा, क्योंकि 50% मैथ मैथमेटिक्स में, मतलब उसमें रीजनिंग में भी मैथ है। कुल मिला के अगर जिसका मैथ अच्छा है तो रीजनिंग अच्छा रहेगा। और दूसरी बात क्या है, उसके लिए बुक भी आती है, रीजनिंग की बुक है, किसी भी राइटर के आप ले लो, अच्छा है। आप इसकी जब कोचिंग ज्वाइन करें, आप कंपटीशन कोचिंग ज्वाइन करेंगे, तो उसमें भी वो टीचर जो अलग अलग टीचर होगा, मैथ का अलग होगा, रीजनिंग का अलग होगा, GK का GS का अलग होगा, तो डेली आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे। और वो पढ़ने के बाद आप घर पे प्रैक्टिस करो, बुक लेकर आओ, बुक से तैयारी करो। वहाँ जाके कुछ नहीं आता है तो आप हिलक रहे हो कहीं पे, तो आप जाके टीचर से नेक्स्ट डे पूछ सकते हो। तो ऐसा करके तैयारी किसी भी तरीके से करो, लेकिन मन से करो। ठीक है अमन भाई, नेक्स्ट है एग्ज़ाम नज़दीक में आ गए, शॉर्ट नोट्स काफ़ी हेल्प करते हैं जी हाँ, रिवीजन के लिए। शॉर्ट नोट्स हकीकत में बहुत ज़रूरी हैं, और जो भी तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ज़रूरी हैं। और उससे क्या है, एक टाइमिंग की बचत होती है, और शॉर्ट तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। रिवीजन में काफ़ी हेल्प। हाँ, रिवीजन में भी काफ़ी हेल्प रहता है, तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है शॉर्ट नोट्स। आप ठीक कह रहे हो। मैथ के लिए एंड GS के लिए कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएं? उसके लिए क्या, मतलब क्या, फर्स्ट तो आपको मैथ और रीजनिंग है, रीजनिंग का तो फार्मूला कुछ ही रहता है नहीं, लेकिन मैथ में शॉर्ट फार्मूले रहते हैं, उसको आप नोट्स बना के फार्मूले, फर्स्ट आपको फार्मूले याद होने हैं। क्योंकि जैसे अब A+B का होल स्क्वायर का उसको मतलब तोड़ना है, अंक दिए हैं उसको तोड़ना है, आपको A+B का होल स्क्वायर ही नहीं पता है, तो आप कैसे तोड़ सकते हो। इसलिए फर्स्ट मैथ और रीजनिंग में फार्मूले बहुत ज़रूरी है, और उनको लर्न रखना, कंटिन्यू उसको नोट्स बना के रखना, उसको पढ़ते रहना, बस यही।
तो कह सकते हैं मैथ का अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूले जरूर याद कर देना है और नोट डाउन भी कर देना है। हाँ, नोट डाउन भी करते हैं। ठीक है। करेक्ट। तो नेक्स्ट है अमन भाई, एग्जाम जब नज़दीक में आ जाता है प्रैक्टिस सेट भी बहुत वैल्यू करता है। प्रैक्टिस सेट में क्या हमारी एक जो इंक्रीज बढ़ता है, मतलब प्रैक्टिस में हम कितना अंक हम लेके आ पा रहे हैं, नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो उससे पता चलता है। तो प्रीवियस पेपर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट कितना जरूरी है और प्रीवियस पेपर भी कितने साल तक का लगा लेना चाहिए कि बिगिनर स्टूडेंट को? सबसे पहले श्याम जी क्या कहेंगे इसमें कि आप सबसे पहले पूरे मैथ का जैसे प्रैक्टिस सेट है तो उसमें क्या आपको पूरा मैथ क्लियर कर लेना है, एक बार पूरा रिवीजन कर लेना है प्रैक्टिस सेट। उसके बाद में आप दुकान से या कहीं से प्रैक्टिस सेट आते हैं, आने के बाद उसको आप प्रैक्टिस करके टाइमिंग सेट करके आप करोगे तो उसमें आपकी टाइमिंग आएगी, अच्छी टाइमिंग आएगी और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने का तरीका आएगा। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन वो आपको जब मैथ आना चाहिए। मतलब प्रैक्टिस सेट तब लगाएं जब हम मैथ का पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं। पढ़ लें, आप लर्न कर लें, पूरा तरीका कर लें, उसके बाद आप, क्योंकि आप देखो अभी आपको 2-4 सब्जेक्ट आपने मैथ में किए, उसके बाद बाकी का छोड़ दिया, तो प्रैक्टिस सेट करोगे तो उसमें वो लास्ट वाले जो हैं वो भी क्वेश्चन होंगे ना, तो आप हिलक जाओगे, नहीं कर पाओगे। तो पूरा मैथ रिवीजन करने के बाद ही आप प्रैक्टिस सेट को चुनें और अच्छे से टाइम लगा के डेली एक प्रैक्टिस सेट को रेडी करें, जिसमें आप उसमें काउंट करें कितना टाइमिंग लिया, कितना क्वेश्चन सही किया, तो इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो गाइस समझ सकते हैं प्रैक्टिस सेट तभी लगाएं जब आप तीनों सब्जेक्ट की पूरी प्रिपरेशन कर चुके हों, सिलेबस को पूरा एनालिसिस कर चुके हों। ठीक है। तो अमन भाई आपने एग्ज़ाम निकाला तो उसके लिए कोई कोचिंग ज्वाइन किया या सेल्फ स्टडी की थी? नहीं, मैंने सेल्फ भी पढ़ाई की और कोचिंग का भी सहारा लिया, क्योंकि जब मैंने कोचिंग का सहारा लिया तभी मुझे माइंड में आया कि बिना कोचिंग के बहुत मुश्किल है कोई रिटन एग्ज़ाम निकालने का, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर देखा जाए तो 50,000 वैकेंसी निकल रही हैं किसी भी फोर्स में और 20 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो समझ सकते हो आप कितना कंपटीशन बढ़ गया। तो इसलिए जितना आप एग्ज़ाम के लिए ट्रेंड हो सकते हो उतना बहुत ज़रूरी है आप कोचिंग करो, घर पे भी पढ़ो, घर पे भी टाइम दो, अच्छे से पढ़ो, मन से काम करो, मन से पढ़ो, तो बहुत ही जल्दी आप सफलता हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अमन भाई आरपीएफ एग्जाम में कांस्टेबल एंड एसआई के लिए कितनी क्वालिफिकेशन होना जरूरी है? आरपीएफ कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन 10th कंप्लीट होना है, और कांस्टेबल के लिए और एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना है। आप किसी भी तरीके से चाहे बीए करो या कंप्लीट है या बीएससी है, कोई भी अगर आपका डिप्लोमा है वो भी आप ग्रेजुएशन में आ जाएगा। ठीक है। अगर एज लिमिट की बात करते हैं, एज लिमिट कितना है? एज लिमिट कांस्टेबल के 18 से 22, मतलब 18 से 22 साल तक। उसके बाद आपको अलग अलग ओबीसी, एससी एसटी तरीके से डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलेगी। और एसआई का 18 से 25 तक, उसमें भी आप जो ओबीसी है और एससी एसटी है उनको डिस्काउंट मिलता है एज में। तो गाइज अच्छा मौका है आपके लिए, हाई स्कूल वाले भी आरपीएफ एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अमन भाई नेक्स्ट है, बॉयज़ के लिए फ्रीडम तो है बट उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। चाहे कि स्टडी की हो, फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे इंप्रूव करना हो, घर में छोटे भाई बहन हैं उनकी भी पढ़ाई को कैसे गाइड करना है, एंड अगर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन में शादी हो गई है या शादी होने वाली है तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो इन सभी जिम्मेदारियों को एक माइंड में रखकर प्रिपरेशन करना, अपने टारगेट को अचीव करना कितना चैलेंजिंग होता है एक बॉयज़ के लिए? बहुत ही हार्ड रहता है। अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल जिसके ऊपर मतलब पूरा जिम्मेदारी नहीं है वो तैयारी कर रहा, उसके लिए हार्ड तो है ही। लास्ट जो घर को चला रहा है, गृहस्थी को, भाई बहन है और भी है, सभी को मैनेज करके अपना पढ़ाई कर रहा है, अपना तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। लेकिन फिर भी उसके लिए मैं बोलूँगा कि जो लोग इस तरीके के हैं वो लोग अच्छे से तैयारी करके अपना एग्ज़ाम पास करके जॉब में जाएं। मतलब अपने टारगेट पे फोकस रखना है। टारगेट पे फोकस रखना है, करेक्ट। ठीक है। तो अमन भाई फिजिकल में किन किन चीज़ों की रेस है, आपका हाइट है, कितना इसमें मांगा जाता है? फिजिकल में क्या है,
रेस जो है, रेस मतलब दौड़ 1600 मीटर में 1600 मीटर दौड़ है, जिसमें 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम रहता है, उसके अंदर आपको आना है बॉयज़ के लिए। बॉयज के लिए। और गर्ल्स के लिए 800 मीटर दौड़ है और टाइमिंग 3 मिनट 40 हाँ राइट, 3 मिनट 40 सेकंड है। मतलब रेस इतना हार्ड नहीं है, आप अगर नॉर्मली घर पे डेली एक्सरसाइज करके दौड़ें और आपका निकल सकता है। ठीक है। और उसमें हाइट का? हाइट का जो बॉयज़ हैं उनका 165 और गर्ल्स हैं तो 157, मतलब हाइट सेंटीमीटर। और SC ST और उनका अलग उनका रिलेक्शन? डिस्काउंट रहता है, उनका और कम रहेगा। कुल मिला के जनरल ओबीसी का इतना है रहेगा। ठीक है। अमन भाई, RPF एग्ज़ाम जो देते हैं स्टूडेंट, सेलेक्ट होते हैं RPF में, क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं एंड RPF का क्या वर्क प्रोफाइल है, क्या काम करना पड़ता है? एक्चुअली देखा जाए आरपीएफ का एक लिमिट है, जैसे फोर्स और भी है, बाकी का फोर्स है, स्टेट पुलिस है से और भी सेंटर का भी है फोर्स। तो उसमें क्या है, काम बहुत रहता है और मेहनत बहुत है। लेकिन अगर देखा जाए मेरे हिसाब से तो आरपीएफ में मेहनत तो है, लेकिन बट उतना नहीं है जितना अदर फोर्स में है। तो मेन काम आरपीएफ का है कि रेलवे की प्रॉपर्टी की सुरक्षा कर रखना, प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी देना, सुरक्षित रखना, और ट्रेन में चलने वाले पैसेंजरों की सुरक्षा देना। बाकी का रेलवे एम्प्लॉय जो अदर डिपार्टमेंट है उनकी सुरक्षा देना, बस सिक्योरिटी देना ही आरपीएफ का काम है। लेकिन उसमें क्या है, कम ड्यूटी है, एक दिन में 8 घंटे ड्यूटी आप कर सकते हो, ज़्यादा नहीं है ड्यूटी कम है। और अच्छा, पैसेंजरों के पास टाइम भी पास है। हमारे जो पैसेंजर आते हैं ट्रेन में जाने के लिए, उनके साथ बातचीत भी होता है, तो बहुत ही टाइम अच्छा निकलता है और बड़ा अच्छा लगता है। बाकी के और फोर्सों में देखो, CISF BSF में, तो वहाँ पे उनको कोई इंसान देखने को नहीं मिलता है, जंगल में पड़े रहते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा आरपीएफ बेस्ट है। ठीक है। फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं, क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं, कोई छुट्टियां वगैरह कितने क्या मिलता है? फैसिलिटी जो है बहुत ही मतलब सभी में मिलती है, इसमें भी है। इसमें क्या है, फर्स्ट तो क्या अगर देखा जाता है तो रहने की सुविधा, उसके लिए बैरक होता है, बैरक टाइप का एक बना के रखते हैं। और क्वार्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो तो आपको मिल सकता है अगर फैमिली रख रहे हो। बाकी का आपको ट्रेन में कहीं भी ऑल इंडिया में जाने के लिए आपको पास की सेवा उपलब्ध है। कितने पास मिलते हैं? स्लीपर के 4 पास और एसी का 1 पास। उसके हिसाब से, नौकरी के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से आपके पास बढ़ते रहते हैं। और कंसेशन वाले 4 पीटीओ भी आपको प्राप्त होते हैं। तो कुल मिला के फैसिलिटीज़ बहुत है। और देखा जाए तो मेडिकल, जो हमारा कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हॉस्पिटल जाते हैं, तो मेडिकल की भी सुविधा बहुत अच्छी दे रखी है आरपीएफ में। कहीं भी जाओ हर जगह हॉस्पिटल, अभी तो प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे रेलवे से ऐड कर रखे हैं, जो उसका अभी जो स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा। हर जगह मेडिकल की सुविधा उपलब्ध होगी आरपीएफ के जवान को और उनकी फैमिली को। कितनी छुट्टियां मिलती हैं RPF में? छुट्टियां तो मैक्सिमम क्या है, आरपीएफ की नौकरी जो है वो होम प्लेस की है। अभी देखा जाए कुछ हमारे जवान जो है बहुत दूरी पर पड़े हुए हैं, जैसे कोई कर्नाटक में या कोई मुंबई साइड में, ऐसे करके। तो उनका मतलब टाइम दे रखा है हमारे डीजी महोदय ने, 10 साल बाहर करने के बाद ही आपको होम जोन मिलेगा। तो चांस है होम जोन मिलने का। तो जिनका टाइम होगा उनको नज़दीक आके घर के नज़दीक में नौकरी कर सकते हैं और मिलेगी, चांस भी है। अभी जो दूर पड़े हैं उनका टाइम 10 साल का दे रखा है। 10 साल कंप्लीट होने के बाद चांस रहेगा कि हम लोग घर के नज़दीक आ जाएंगे। ठीक है। अमन भाई, दूसरा क्या है, एक स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे RPF है, यूपी पुलिस है, आर्मी है, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है कि अगर आफ्टर द सिलेक्शन हमारा सिलेक्शन हुआ तो हमको कितना सैलरी मिलेगा। तो RPF में एक बिगनर जो स्टूडेंट सेलेक्ट होगा उसको कितना सैलरी मिलेगा एनुअली? एक्चुअली क्या, अगर ईयर वाइज देखें तो मिनिमम मान लो आप, जो अभी न्यू जवान हमारा है उसके हिसाब से देखा जाए तो
मिनिमम 6 लाख पर ईयर उसको बेनिफिट होगा, मतलब उसका सैलरी रहेगा लास्ट तक। और नेक्स्ट आपका उसका जॉब बढ़ता जाएगा, सैलरी बढ़ता रहेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा, इंक्रीमेंट जुड़ता रहेगा। वो हर 1 ईयर बाद इंक्रीमेंट जुड़ता है, डीए जुड़ता है, तो वो सिस्टम चलता रहता है। तो अगर नए जवान के लिए देखा जाए तो 6 लाख समथिंग 1 ईयर में उसको सैलरी मिलेगा। ठीक है। अमन भाई, आपने इतनी सारी प्रिपरेशन की रही है, आपने और भी एग्ज़ाम दिए होंगे, तो किसको क्रेडिट देना चाहेंगे अपनी सक्सेस का? वो तो क्या है, फर्स्ट अगर देखा जाए तो हम अपने माँ बाप को ही देंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया लिखाया, आगे हमको मतलब रास्ता दिखाया। तो फर्स्ट तो है। उसके बाद दूसरा नंबर तो हमारा ही है, जो खुद हम तैयारी करके जो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो फर्स्ट तो माँ बाप का ही है। ठीक है। अमन भाई, उन स्टूडेंट के लिए क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे जो बिगनर स्टूडेंट हैं या जिनका लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है इस बार आरपीएफ का, तो उनको क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? उनको जिसका जो अभी स्टार्टिंग से हैं तो उनको तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अगर फर्स्ट बार में नहीं निकला तो सेकंड बार थर्ड बार वो निकाल सकते हैं, जब तक एज उनका अंडर है। बाकी का जो लास्ट जो हमारा जवान है, लड़का है, वो लास्ट उनका एक ही एग्ज़ाम बचा है, उसके बाद नहीं दे सकते हैं एज के कारण और भी किसी कारण। तो उनको मैं यही निर्देश देना चाहता हूँ कि वो अच्छे से तैयारी करें, जिससे कि लास्ट वाला उनका मतलब एग्ज़ाम पास करके आगे सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए ठीक है। तो अमन भाई का ये था पूरा एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हुई होंगी। सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, चाहे बुक्स हो, प्रीवियस पेपर हो, शॉर्ट नोट्स हो, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। कोई भी डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर देना, नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन ज़रूर कवर करूँगा। एंड नेक्स्ट चीज़ बताया है, जो अपना टारगेट है उस पर फोकस रखना है। ठीक है, बॉयज़ के लिए तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। ठीक है, हमें अपना डिटर्मिनेशन किया है खुद से, बस उसी पे फोकस रखना है, 100% सफल होंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगा अमन भाई आपसे बात करके। थैंक यू सो मच श्याम। एंड नेक्स्ट टाइम चाहूँगा कि आप SI कैंडिडेट ही हो आरपीएफ में। ज़रूर ज़रूर। ठीक है, तो आई होप गाइस सारी चीज़ क्लियर हुई होंगी और जल्दी ही मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी आपकी अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं, तो सभी कैंडिडेट के साथ वीडियो लेके आऊँगा, सेलेक्टेड कैंडिडेट के साथ, जिससे आपकी प्रिपरेशन और ही फैसिलिटेड हो सके। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपकी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।